हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 जंतुओं में जनन, ठीक है, जंतुओं में जनन की चर्चा करेंगे। देखिए, आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जात को क्या कहते हैं, स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है। यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है, ठीक है। यदि जीव जनन नहीं करते तो हमारी पीढ़ियां क्या होती, समाप्त हो जाती। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं, ठीक है। कक्षा 7 में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, पौधों में जनन के विषय में। इसमें क्या पढ़ेंगे, जंतुओं के जनन के बारे में, ठीक है। जनन की विधियां देखिए, क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 6.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली या कैटर पिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं। बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है। क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं। आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतु में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। पहला क्या है, लैंगिक जनन, और दूसरा अलैंगिक जनन। ये प्रश्न पूछा जाता है, जंतुओं में जनन की कितनी विधियां हैं। तो जंतुओं में जनन की 2 विधियां, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। देखिए सारणी, देखिए मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु, ठीक है। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बिलौटा। कुत्ता के बच्चे को पिल्ला, ठीक है। तितली के बच्चे को कैटरपिलर। मुर्गी या कुक्कुट के बच्चे को चूजा कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। आप लोग सुन लीजिए अच्छे से। मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टैडपोल। क्या कहते हैं, टैडपोल। टैडपोल, ठीक है। आगे देखिए, लैंगिक जनन क्या होता है। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नर और मादा जननांग। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज
बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। ठीक है, नर और मादा मिलते हैं, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। देखिए, आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। देखिए, नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिशन लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, नर जो हैं क्या उत्पन्न करते हैं? शुक्राणु। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोई कोशिका के समान संगठन पाए जाते हैं। देखिए, क्या है? ये क्या है? हमारा शुक्राणु है। ठीक है, ये शुक्राणु की पूंछ और ये मध्य भाग, ये सिर। ठीक है, ये शुक्राणु का क्या है? सिर है, ये मध्य भाग है और ये पूंछ है। आगे देखिए, ये देखिए मानव में नर जननांग। ठीक है, ये क्या है? देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? वृषण। ठीक है, एक गोली इधर है और एक गोली इधर है। ठीक है, क्या है? वृषण है। फिर देखिए, ये वृषण से ऐसे ऐसे शुक्राणु जाते हैं। देखिए, 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 ये वृषण से ऐसे ऐसे शुक्राणु ऐसे ऐसे इसमें जाते हैं, शुक्राणु नलिका में। ठीक है, और ये क्या है? शिश्न। ये क्या है? शिश्न है। ठीक है, देखिए, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? ठीक है, आगे देखिए, मादा जनन अंग। ये क्या है? मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी जिसे डिंबवाहिनी भी कहते हैं तथा गर्भाशय होता है। देखिए, थोड़ा सा आप दिखेगा। देखिए, ये क्या है? मानव में मादा जननांग। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? गर्भाशय। यहाँ क्या है? गर्भाशय। ये अंडवाहिनी है। ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय कितना पाया जाता था? एक जोड़ी। एक जोड़ी इधर है और एक जोड़ी, मतलब एक इधर है और एक इधर है। ये क्या है? ये अंडवाहिनी है और ये गर्भाशय। देखिए, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी से होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। ठीक है, शुक्राणु भी एकल कोशिका है और अंडाणु भी एकल कोशिका है। ये देखिए, मादा अंडाणु, ये क्या है? ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। ये मादा अंडाणु का क्या है? चित्र है। आगे देखिए, बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं
जैसे कि मनुष्य में अथवा बहुत बड़े भी होते हैं। जैसे कि मुर्गी के अंडे, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। देखिए निषेचन क्या है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। क्या होता है जनन प्रक्रम का पहला चरण? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। संलयन का मतलब मिलना, ठीक है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के नीचे मतलब अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, ठीक है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए ये देखिए ये क्या है? शुक्राणु है, ठीक है। सब क्या है? तीनों शुक्राणु हैं। और ये देखिए ये वाला भाग क्या है? अंडाणु है, ठीक है। ये वाला भाग क्या है? अंडाणु है, ठीक है। जब ये शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे तो क्या होगा? निषेचन होगा, ठीक है। आगे देखिए ये देखिए संलयित केंद्रक, ये देखिए यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज। आगे देखिए क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कुछ लक्षण माता के और कुछ लक्षण पिता के क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। जो मतलब वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहेंगे। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है। मतलब मनुष्यों में किस प्रकार का निषेचन होता है, गाय में किस प्रकार का निषेचन होता है, कुत्ते तथा मुर्गी में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परख नली शिशु के विषय में सुना है? बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर, चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके, ठीक है। मतलब शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। जो स्त्रियां माँ नहीं बन सकती, उनकी अंडवाहिनी अवरुद्ध हो गई है
ठीक है, उनको कैसा कृत्रिम निषेचन प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर निषेचन हो जाता है तो इगुमनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता। ठीक है, ये एक झूठी मिथ्या है। ठीक है, एक झूठी मिथ्या। ठीक है, क्योंकि परख नली में शिशु का विकास नहीं हो सकता। शिशु का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, आगे देखिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं यह किस प्रकार संपन्न होता है। देखिए क्रियाकलाप थोड़ा देख लीजिए। बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरनों का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की तरह एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इसकी सुरक्षा भी करती है। ये देखिए मेढक के अंडे। ये क्या है? मेढक के अंडे। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। ठीक है, मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है स्टारफिश में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, आगे देखिए। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है? देखिए पहेली जी सोच रही हैं। यद्यपि वह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित अनावरित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं और शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। ये देखिए
ये देखिए क्या है, अंडोत्सर्ग। ये क्या है, युग्मनज। ये अंडाशय। ये रोसित भ्रूण। ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये जो पीली पट्टी दिख रही है क्या है, गर्भाशय की दीवार है। ठीक है, गर्भाशय की भित्ति या दीवार, भित्ति को ही दीवार कहते हैं। ये क्या है, विकसित भ्रूण। ठीक है, भ्रूण किसमें विकसित होता है, इसके अंदर होता है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर होता है। भ्रूण का विकास, ये देखिए युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास। ठीक है, इसमें होता है। बी में क्या होता है, कोशिकाओं का पिंड आवर्धित। सी में देखिए इसमें क्या है, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण आवर्धित। ठीक है, इसमें क्या है, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण आवर्धित। ठीक है, ये देखिए बी वाला, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोशिकाओं का पिंड आवर्धित। ये क्या है, कोशिकाओं का पिंड आवर्धित। ये देखिए एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है। ठीक है, देखिए भ्रूण का परिवर्धन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिका समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर, ये गर्भाशय की दीवार में विकसित होता है। क्या, भ्रूण। ठीक है, इसी दीवार में यही भ्रूण विकसित होता है। आगे देखिए, हाथ पैर सिर आंखें कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो वह नवजात शिशु को जन्म देती है। ये देखिए कैसे उल्टा लटका हुआ है। ये देखिए ये क्या है, ये गर्भाशय। ठीक है, शिशु इसी रास्ते से ऐसे निकलेगा। ये क्या है, गर्भाशय है। आगे देखिए, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है। आप जानते ही हैं मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना समय लगता है, 3 सप्ताह का समय लगता है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कितना समय लगता है मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में, 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी का उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है।
बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडाशय, ठीक है, अंडावरण के अंदर, ठीक है, ये अंडाशय नहीं अंडावरण है, अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे, ठीक है। टैडपोल क्या होता है? मेढक का बच्चा होता है। देखिए अगला, जरायुज एवं अंडपरजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, ठीक है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज जंतु कहलाते हैं। वह जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडपरजक जंतु। देखिए, निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडपरजक में विभेद भी कर सकते हैं। विभेद का मतलब अलग कर सकते हैं। देखिए क्रियाकलाप, मेढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतु के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देती। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। जो मतलब जिसकी मां सीधे बच्चे को जन्म देती है वो क्या कहलाते हैं? जरायुज। और जिनकी मां अंडे देती है उन्हें अंडपरजक कहते हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंडपरजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क, नवजात जन्मे प्राणी था अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेढक के जीवन चक्र को चित्र संख्या 6.10 में दर्शाया गया है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं चरणों का परीक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं, जैसे अंडा से क्या हुआ? टैडपोल या लार्वा से फिर क्या हुआ? वयस्क, ठीक है। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क, ये देखिए चित्र देखिए अभी समझ आएगा। ये क्या है? ये अंडे हैं, ठीक है। ये मेढक के अंडे हैं। फिर ये क्या है? आरंभी टैडपोल। ये देखिए थोड़ा सा, ये क्या है? आरंभी टैडपोल। फिर इससे क्या हुआ? बाद का टैडपोल। पहले एकदम छोटा सा था, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? ये वयस्क मेढक बन गया, ठीक है। पहले अंडे था, फिर आरंभी टैडपोल ऐसे था, फिर उसके बाद का टैडपोल थोड़ा बड़ा हो गया, फिर वयस्क बन गया। मेढक का जीवन चक्र है ये, ठीक है। ये क्या है? मेढक का जीवन चक्र है, ठीक है।
मेढक का जीवन चक्र। आगे देखिए, में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है? अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। देखिए, ये क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन। देखिए, हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना इस चित्र से कीजिए। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रा में मुकुलन। आगे देखिए, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव जिन्हें मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें अकेले जनक ही नए जीव को जन्म देता है। इसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें, ठीक है, जिसमें एक ही व्यक्ति हो, एक ही जीव हो, ठीक है, वो अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में भी दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। ठीक है, अमीबा जीव जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक के दो भाग में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो कोशिकाओं में बट जाती है। ये देखिए कैसे दो भागों में बट गई है ये कोशिका। ठीक है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। देखिए, इसमें भी केंद्रक है और इसमें भी केंद्रक है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों, ये देखिए अमीबा में द्विखंडन, देखिए अमीबा मान लो ये है। ठीक है, फिर अमीबा से विभाजित हुए दो में। ठीक है, फिर इससे भी देखिए अलग अलग हो गए। आगे देखिए अलग हो गए तो फिर दो रूप ले लिए। देखिए एक रूप ये और एक रूप ये। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, अमीबा के दो खंड हो गए। देखिए आगे देखिए डॉली की कहानी क्लोन। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीवन को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने
की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लीनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। ठीक है, ये देखिए, फिन डारसेट भेड़, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, ये क्या है? डॉली है। क्या है? डॉली। आगे देखिए डॉली की कहानी में। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डारसेट नामक मादा भेड़ स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डारसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन समान रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डारसेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। ठीक है, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डारसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब हुई? 14 फरवरी 2003 को। किस रोग के कारण? फेफड़े के रोग के कारण। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। ठीक है, प्रमुख शब्द इस अध्याय में क्या क्या आए देखिए। अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन। ठीक है, आप सबको ये सब बता दिया गया है। ठीक है, कायांतरण, अंड प्रजग जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायु जंतु, युग्मनज। अब देखिए इस अध्याय में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जंतु की विधियों द्वारा प्रजनन। जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। नर के जननांग वृषण, शुक्राणु, नली एवं शिशन। ठीक है, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन किसके द्वारा होता है? निषेचन के द्वारा होता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है।
मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। अगला पॉइंट, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है वह निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। ठीक है, अभी देखे थे ना, इससे पीली पट्टी बनी थी। गर्भाशय की दीवारें, गर्भाशय है तो यहीं पर भ्रूण का विकास हुआ। ठीक है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचानने योग्य हो जाते हैं उसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, जब क्या है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचानने योग्य हो जाते हैं, कि जैसे हाथ है, पैर है, उंगली है, तो क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। ठीक है, जरायुज किसे कहते हैं, जो शिशु को जन्म देते हैं। आगे देखिए, मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक कहलाते हैं। जो जीव अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडपरजक कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। ठीक है, कायांतरण क्या होता है, देखिए फिर से थोड़ा, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या है, कायांतरण। मतलब काया का मतलब होता है शरीर, शरीर में अंतर। ठीक है, क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। ठीक है, पहले अंडा होता है, फिर छोटा तैतफोड़, फिर उससे बड़ा तैतफोड़, फिर वयस्क मेढक। ठीक है, ये क्या हुआ, कायांतरण। ठीक है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, जिसमें दो जीव भाग लेते हैं वो लैंगिक जनन, जिसमें एक जीव भाग लेते हैं अलैंगिक जनन। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रक्रम के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है, कोई सब्जेक्ट आप लोगों को और पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।